Good morning, students. In today's lecture, we discuss the topic metallurgy. First of all, we discuss metallurgy's definition. What is metallurgy? Metallurgy is a branch of material science, engineering that studies the physical and chemical behavior of metallic elements, their intermetallic compounds, and their mixtures, which are called alloys. That's it. Metallurgy is a basically branch which studies the physical and chemical behavior of metallic elements and their intermetallic compounds and their mixture which are called alloys. तो हम ज्यादातर मेटलर्जी में alloys की स्टडी करेंगे. यहाँ से हमारा क्लियर है. Then we discuss cooling curve. This is the important topic in metallurgy. A cooling curve is a graphical plot of the changes in temperature with time for a material over the entire temperature range through which it cools. आपको डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है ये कूलिंग कर्व किस किस के बीच में बना होता है. ये कूलिंग कर्व आपका होता है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है विद द टाइम. जो जो आपका चेंज इन टेम्परेचर के साथ टाइम का इफेक्ट है उसको हमने इस ग्राफ के साथ दिखाया हुआ है. तो इसमें जो भी आपके फेस चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर को चेंज करने से मेटल के या फिर मेटल के कंपाउंड्स के अलॉयस के, तो वो हमने फेस इसमें डायग्राम में दिखाने हैं कूलिंग कर्व में. हम स्टार्ट करते हैं अपर टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर से नीचे की तरफ हायर कर्व, मतलब हायर टेम्परेचर जब हाई से लो हो रहा है, कूल हो रहा है आपका मेटल, तो उसमें आपके फेस चेंज हो रहे हैं. वो आपका लिक्विड फेस से सॉलिड फेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो उस शिफ्ट को एक हमने ग्राफ के साथ शो किया हुआ है. तो उस ग्राफ को कहते हैं हम कूलिंग कर्व. तो इसमें टेम्परेचर चेंज को टाइम के साथ रिलेशन को हमने दिखाया है. इसके बाद हम कूलिंग कर्व्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे फॉर मेटल और इट्स कंपाउंड्स. कंपाउंड्स यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? कंपाउंड्स यहाँ पे बात हो रही है अलॉयस के लिए. ठीक है जी, जो मेटल से मिलके बने हैं उनको हम कहते हैं इसके कंपाउंड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी try to understand the diagram. In diagram, we clearly see this is the cooling of liquid. This line shows the cooling of liquid starting from the top. This is the cooling of liquid curve. That's it. After that freezing begins. यहाँ तक आपका जब लिक्विड है स्टेट में, लिक्विड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है आपका, टेम्परेचर के साथ है ना टाइम का स्केल आपका. तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लिक्विड फेस होगा वहां पे, और जब वो आपका यहाँ पे आपका मेटल जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो आपका मेटल फ्रीज होना स्टार्ट होगा, और यहाँ से आपकी फ्रीजिंग बिगिन हो रही है. इस कर्व से फ्रीजिंग बिगिन हो रही है और यहाँ पर आके फ्रीजिंग आपकी एंड हो जाएगी. इस पॉइंट से आगे कूलिंग ऑफ सॉलिड. इसके बाद आपका जो मेटल है वो क्रिस्टलिन शेप लेना स्टार्ट कर देगा, उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके सॉलिड फॉर्म को बनाने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ से हम देखते हैं दिस इज द पैटर्न वेयर सॉलिड structure begins to starts and the metal purely converts in the solid shape. ठीक है, तो we discuss in the cooling curves are obtained by plotting the measured temperature at equal intervals during the cooling period of a metal. If a cooling curve is plotted for a pure metal, it will show a horizontal line. यहाँ पे बात हो रही है जो horizontal line है वो कह रही है कि अगर प्योर मेटल होगा, अगर हम कूलिंग कर्व प्योर मेटल का डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपका ऐसे स्ट्रेट होरिजेंटल लाइन दिखेगा हमें. ठीक है जी, बट इट विल शो ए होरिजेंटल लाइन एट द मेल्टिंग और फ्रीजिंग टेम्परेचर. जो आपका मेल्टिंग और फ्रीजिंग टेम्परेचर है वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन दिखेगी. किस केस में? जब वो हम प्योर मेटल को डिस्कस करेंगे. अब आगे इसका दूसरा डायग्राम आपके सामने है कूलिंग कर्व का. इस डायग्राम में क्या है, आपको चार फेस दिखाए हुए हैं. सबसे पहले ये है आपका ए बी. ए बी क्या है, आपका नॉर्मल कूलिंग हो रही है. यहाँ से जब लिक्विड आपका मेटल बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हमने हीटअप किया था, तो उसके बाद उसकी नॉर्मल कूलिंग होगी पहले अप टू पॉइंट बी. फिर उसके बाद बी पॉइंट पे आने के बाद हमने उसकी अंडर कूलिंग करनी है. अंडर कूलिंग से उसकी जो लेटेंट हीट है वो इवॉल्व हो जाएगी, बाहर को निकलेगी, और आपका मेटल क्या होगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलिन फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ से आगे
इसको पूरा क्रिस्टलिन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो ये होगा डी से ई। इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल सॉलिडिफिकेशन। आइसोथर्मल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जो इसमें टेम्परेचर है आपका वो कांस्टेंट है, वो आपका चेंज नहीं हो रहा। देखिए ये आपका टेम्परेचर का है ये साइड, तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है आपको। तो जो आपका लास्ट फेस है वो है आपका यहाँ से एकदम से मेटल स्टार्ट्स टू सॉलिड, आपका जमना स्टार्ट हो जाएगा। इस फेस के बाद फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ आपको परफेक्ट क्रिस्टलिन सॉलिड शेप आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस शेप के इसमें हमने ध्यान देने वाली क्या बात है, कूलिंग कर्व फॉर ए प्योर मेटल दैट हैज नॉट बीन वेल इनोक्यूलेटेड cools as specified heat is moved between points A and B। तो जो आपका यहाँ पे अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है सही ढंग से आपका सॉलिड, तो वहां से क्या है आपकी थोड़ी थोड़ी हीट निकल रही है ए और बी से। ठीक है, इसके बाद जब आपका अंडर कूलिंग होगा, तो अंडर कूलिंग ये पॉइंट है आपका जो हमने पहले भी डिस्कस किया, बी से सी। बी से सी आपका अंडर कूलिंग है, वहां पे आपका न्यूक्लिएशन जस्ट स्टार्ट होगा। जो हमें न्यूक्लिएशन चाहिए वो बिगिंस होगा, वो पॉइंट सी से होगा। latent heat of fusion is reached causing an increase in the temperature of the liquid। और यहाँ से जो latent heat निकलेगी वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी थोड़ी देर के लिए, और फिर क्या होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकैडेंसेंस पॉइंट सी टू पॉइंट डी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकैडेंसेंस इस प्रोसेस का नाम है। एंड मेटल कंटिन्यूज टू सॉलिडिफाइड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी एट पॉइंट ई, सॉलिडिफिकेशन इज कंप्लीट। और यहाँ आगे कांस्टेंट आपका चलेगा डी से ई की तरफ, और फिर ए पे ई पे आके आपका सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये था आपका कर्व। अब इसके बाद हमने सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ना है कि इट इज सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशन इज बेसिकली इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अलॉय। जो हमारे हमने अलॉय डिस्कस करने हैं और दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अलॉय इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। ए सॉलिड सॉल्यूशन occurs when we allow two metals and they are completely soluble in each other is known as solid solution। If a solid solution alloy is viewed under a microscope, only one type of crystal can be seen just like a pure metal। इसमें बताया कि जब हम माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करते हैं तो हमें उसमें मेनली एक ही टाइप के क्रिस्टल की शेप दिखाई देती है, और वो क्या होता है, एक प्योर मेटल होता है आपका। सॉलिड सॉल्यूशन alloys have similar properties to pure metals but with greater strength, but are not as good as electrical conductors। सॉलिड सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स कौन से हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में अब दो चीज होते हैं, जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट, और जो घुलनशील पदार्थ होता है वो सोल्यूट होता है आपका। अब सॉलिडिफिकेशन ऑफ अलॉयज को हम आगे पढ़ते हैं। इसमें तीन बेस स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप, यूजुअली द फ्रीजिंग ऑफ अलॉयज अकर्स ओवर ए टेम्परेचर रेंज। सेकंड स्टेप, द कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड व्हिच सेपरेट्स फर्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लिक्विड। थर्ड फेज है आपका, देयर मे बी मोर देन वन सॉलिड फेज क्रिस्टलाइजिंग फ्रॉम द लिक्विड। उसमें एक से ज्यादा फेस भी हो सकते हैं। फेस किसकी बात कर रहे हैं हम, लिक्विड सॉलिड, ये इनको कहते हैं हम फेस। अब इसमें आपको दिखाया गया है कि इस ग्राफ में कैसे आपका फेस कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए, पहले हम इस ग्राफ में देखते हैं। ये पहले जो स्टार्टिंग था आपका हाई टेम्परेचर जोन, यहाँ पे 1455 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से आपका कूलिंग होना स्टार्ट हुआ था पहले वाले कर्व में। तो यहाँ से इसके ऊपर सारा आपका क्या है, लिक्विड सोल्यूशन है। ठीक है जी, लिक्विड सोल्यूशन। और फिर धीरे धीरे आपका मैंने बताया था कर्व से ऐसे यहाँ पे नीचे आपका फ्रीजिंग स्टार्ट होना, धीरे धीरे टेम्परेचर हमने स्लोली कूलिंग करना स्टार्ट किया था, तो वहां पे उस दौरान लिक्विड प्लस सॉलिड आपको दोनों मिलेगा। और उसके बाद जब पूरा आपका अंडर कूलिंग के बाद आपका सॉलिड हो गया था, तो उसके बाद नीचे का जो एरिया आपका वो सारा आपका सॉलिड है। तो ये आपको फेस चेंज दिखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें परसेंटेज की भी बात हो रही है, कितने परसेंट है सॉलिड, कितने परसेंट लिक्विड, तो वो बीच में हमने 50% का एक मार्जिन लगा दिया लाइन, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो दूसरे ग्राफ में साफ साफ वही पॉइंट्स को दोबारा दिखाया गया है। यहाँ से जहां से हमने स्टार्ट करना है स्टडी करना, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा पोरिंग टेम्परेचर। जब हम हीट एकदम से हीट अप मेटल को पोर करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे उसको जिस शेप में ढालना है, फिर उसकी एक हम कूलिंग स्टार्ट करेंगे, लिक्विड कूलिंग। फ्रीजिंग बिगन्स होगी इस पॉइंट से, यहाँ से, और फिर यहाँ तक फ्रीजिंग बिगन होते यहाँ पे जाके कंप्लीट होगी मेनली। उसके बाद आपका जो आगे का है वो प्योर सॉलिड फॉर्म है आपकी। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अब इसमें एक चीज आती है डेंटिक सॉलिडिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट में। क्या होता है डेंटिक सॉलिडिफिकेशन? इन मेटल्स द क्रिस्टल्स दैट फॉर्म इन द लिक्विड ड्यूरिंग फ्रीजिंग
generally follow a pattern consisting of a main branch with many appendants. A crystal with this monography slightly resembles a pine tree and is called a dendrite. इसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी क्रिस्टलाइज, जैसे ही आपका मेटल आपका जमना स्टार्ट होता है, फ्रीज होना स्टार्ट होता है लिक्विड से सॉलिड की तरफ, तो वो एकदम से ही नहीं वो हो जाता आपका, उसके बीच में आपके धीरे धीरे बॉन्ड बनने स्टार्ट होते हैं, उसके बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बनने स्टार्ट होते हैं, उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं डेंड्रिक, डेंड्रिक कहते हैं उसको हम। ठीक है, वो आपस में आगे, आगे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। अभी आपको आगे एनिमेशन से दिखाएंगे वो कैसे ग्रो करता है, वो जो इसके बीच में बॉन्ड बनता है। और उस चीज को क्या कहते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर आपका जॉइंट है आपका ग्रो करता है, उसको कहते हैं हम डेंड्रिट। ये है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट है आपका डेंड्रिट। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, विच मीन्स ब्रांचिंग और ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे आगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेस इसमें से निकलती हैं। सेकेंडरी डेंटेज का क्या काम होता है, सेकेंडरी डेंटेज आर्म्स ब्रांच ऑफ द प्राइमरी आर्म। ये जहाँ पे इसकी प्राइमरी ब्रांच निकलती है वहां से आगे उसको और आर्म्स निकलती हैं, इसको हम सेकेंडरी डेंटेट कहते हैं। और द फॉर्मेशन ऑफ डेंटेट अकर्स बिकॉज क्रिस्टल्स ग्रो इन डिफाइंड प्लेन्स ड्यू टू द क्रिस्टल लैटिस दे क्रिएट। अब हम आगे इसमें डेंड्रिट्स में समझते हैं, इसमें डेंड्रिट्स होता क्या है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ पॉलीक्रिस्टल मटेरियल मैनी डेंड्रिट्स क्रिस्टल फॉर्म and grow until they eventually becomes larger enough to impinge upon each other. डेंड्रिट्स एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं जब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं। मेटल को, मेटल जब जमना स्टार्ट होता है तो बीच में आपके क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट होते हैं छोटे छोटे, तो वो डेंड्रिट से स्टार्ट होते हैं। तो उनके जो अंदर के बॉन्ड्स हैं उनको हम डेंड्रिट कहते हैं। इवेंचुअली द इंटेंट्रिक स्पेसिस बिटवीन द डेंड्रिट आर्म्स क्रिस्टलिन टू यील्ड ए मोर रेगुलर क्रिस्टल। ये इसकी ऐसी शेप होती है, ये आपको यूनिट डेंड्रिट दिखाया है कि एक डेंड्रिट का कैसा शेप होता है। आगे इसके जैसे बहुत सारे डेंड्रिट कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ऐसा ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इसके बाद आपका जो सॉलिड है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। जब ये आपस में डेंड्रिट पूरी आप पकड़ बना लेते हैं, ग्रिप बना लेते हैं, तो आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, इसकी हमने ग्रोथ दिखाई है इसमें डायग्राम में। तो न्यूक्लिएशन, इसमें एक प्रोसेस होता है न्यूक्लिएशन, जहाँ जैसे न्यूक्लियस होता है ना, जहां से हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लिएशन। तो इसमें दो तरह के न्यूक्लिएशन होते हैं। होमोजीनियस न्यूक्लिएशन वेरी प्योर मेटल के केस में होता है, सब्सटीटेंशियल अंडर कूलिंग में वहां पे आपका इंप्लीमेंट होता है। इसके बाद हिट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन है, न्यूक्लिएशन एजेंट्स 5 डिग्री सेल्सियस अंडर कूलिंग में ये होता है आपका अंडर हिट्रोजेनस न्यूक्लिएशन। इसके बाद जो इसकी ग्रेन ग्रोथ होती है, ग्रेन ग्रोथ क्या है, जो आपके साइज होते हैं इसके क्रिस्टलिन साइज। ठीक है, जो आपका सॉलिड मेटल सॉलिड होना स्टार्ट हुआ है उसमें ग्रेन ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। वो आपकी एक तो प्लेनर होती है प्योर मेटल के केस में, और सेकंड आपकी डेंड्रिक ग्रोथ होती है वो आपकी सॉलिड सॉल्यूशन के केस में। हम इसी को स्टडी कर रहे हैं ज्यादा। ग्रेन साइज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियर एंड कूलिंग रेट। ये आपका ग्रेन साइज जो होते हैं उसके साइज होता है वो आपका डिपेंड करता है न्यूक्ली पे और उसके कूलिंग रेट पे। तो ये आपको मैंने दिखाना स्टार्ट किया कि कैसे आपका जो डेंड्रिक है ग्रोथ करता है, कैसे वो अपना आगे प्राइमरी आर्म से टर्शियरी आर्म की तरफ बढ़ता है और उसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और वो एक तरह से ऐसे क्रिस्टलिन, वो ये आपस में डेंड्रिट मिल मिल के आपस में बॉन्ड बना के क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर को बना देते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं पॉलीक्रिस्टलिन मेटल्स। पॉलीक्रिस्टलिन मेटल्स क्या होते हैं, इन मोस्ट केसेस सॉलिडिफिकेशन बिगिंस फ्रॉम मल्टीपल साइड्स। ज्यादातर केसेस में जो सॉलिडिफिकेशन होती है वो मल्टीपल साइड से होती है, कई कोनों से स्टार्ट हो जाती है। ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस ए डिफरेंट ओरिएंटेशन। द रिजल्ट इज ए पॉलीक्रिस्टलिन मेटल मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ ग्रेन्स। तो ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है वो कई स्मॉल क्रिस्टल ऑफ ग्रेन से मिलके बना है। ईच ग्रेन हैज द सेम क्रिस्टल लैटिस बट द लैटिसेस आर मिसओरिएंटेड फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट लैटिस होते हैं वो अलग अलग साइड से जनरेट होते हैं, तो इसलिए उनकी मिसओरिएंटेशन हुई होती है स्ट्रक्चर में। तो जो इफेक्ट होता है ग्रेन साइज का उसको हमने डिस्कस करना है ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये भी हमारा टॉपिक है इसमें। The coordination number and packing close to grain boundaries is expected to lower than that in the bulk of a single crystal grain। यहाँ पे बात हो रही है कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले वीडियो में भी। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग क्लोज टू ग्रेन बाउंड्रीज इज एक्सपेक्टेड टू लोअर। वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी लोअर होती है पैकिंग, आपका लूजली बाउंड होता है डेट इन बल्क ऑफ ए सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल में ज्यादा आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है और आपकी पैकिंग भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
This implies that on decreasing grain size, the density of the sample will decrease. यहाँ से हमें पता लगा है कि जो जैसे जैसे हम ग्रेन साइज को डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ द सैंपल विल आल्सो डिक्रीज. However, this effect is expected to become noticeable when grain size is reduced to the nanoscale region. ज्यादा इसमें कहते हैं कि तब इफेक्ट हमें नोटिस होता है जब ये जो चेंज आता है ग्रेन साइज का वो नैनो स्केल में जाता है आपका. ग्रेन साइज एंड स्ट्रेंथ नेक्स्ट टॉपिक. जो इसका रिलेशन है वो हमें स्टडी करना है. ग्रेन साइज का क्या रिलेशन है स्ट्रेंथ के साथ. तो क्या है, जैसे जैसे ग्रेन साइज आपका छोटा होता जाएगा, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो आपके छोटे ग्रेन साइज से मिलके बने होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी. द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ये रिलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान से पढ़ना है. जो ग्रेन साइज है जितना आपका बारीक होगा उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ क्रिस्टल की बढ़ती जाएगी. द रीजन बिहाइंड दिस दैट द ग्रेन बाउंड्री इज एन इम्पिडेंट टू द मोशन ऑफ डिसलोकेशन. ये डिसलोकेशन के मोशन पे डिपेंड करती है. डिसलोकेशन क्या होता है आपको बताया पिछले लेक्चर में, इज ए क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट एंड इट ceases to exist where the crystalline ends. आगे इस पे हार्डनेस का क्या इफेक्ट है. हार्डनेस आल्सो फॉलोज a relationship same as that of yield stress. This effect understood in terms of difficulty in creating dislocation from the existence. जैसे आपका ग्रेन साइज डिक्रीज होता है तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बट हार्डनेस के केस में उल्टा होता है. हार्डनेस के केस में ऐसा नहीं होता. जैसे ग्रेन साइज डिक्रीज होती है तो हार्डनेस आपकी बढ़ती है. या नेक्स्ट टॉपिक है क्रीप. क्रीप के साथ रिलेशन क्या है आपकी. क्रीप इज द, पहले तो आपको क्रीप क्लियर होना चाहिए. क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर कंटिन्यूअस लोड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. जब बहुत टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट पे लोड लगा रहता है लॉन्ग टर्म तक, तो उसके ऊपर कुछ स्ट्रेस, कांस्टेंट स्ट्रेस के कारण डिफॉर्मेशन आने लगती है, तो उसको हम कहते हैं क्रीप. तो इसमें क्रीप का क्या रिलेशन है. ग्रेन बाउंड्रीज आर परफेक्ट सोर्सेज एंड सिंक्स ऑफ वैकेंसीज. Hence, more grain boundaries will decrease as the creep resistance will decrease the creep resistance. जैसे जैसे वैकेंसी होगी more grain boundaries will क्या करेंगे, वो creep resistance को कम कर देंगे. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, creep easily इफेक्ट कर सकता है आपके स्ट्रक्चर को. सेकंड पॉइंट क्या है, स्मॉल ग्रेन साइज और लोअर creep resistance and larger grain size increases creep resistance. creep resistance को बढ़ाएंगे तो creep आपकी क्या होगी, क्रीप आने में टाइम लगेगा, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी स्ट्रक्चर की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की. आइडियल माइक्रोस्ट्रक्चर दैट इज अ सिंगल क्रिस्टल. आइडियल माइक्रोस्ट्रक्चर कौन सा है, जो आपका सिंगल क्रिस्टल होगा उसी को हम आइडियल स्ट्रक्चर कह सकते हैं. नाउ वी डिस्कस द टॉपिक बाइनरी एलॉय. बाइनरी एलॉय क्या होता है, एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद वन और मोर अदर एलिमेंट्स इज नोन एज बाइनरी एलॉय. ए बाइनरी एलॉय इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स. ए होमोजेनियस बाइनरी एलॉय इज a homogeneous binary alloy is a solid solution and the primary element is a metal and is called the solvent. जो आपका alloy में दो चीजें होती हैं, आपका solvent और solute. जो प्राइमरी मेटल है जिसके अंदर आपका दूसरा मेटल घुलेगा उसको हम कहेंगे solvent, and the secondary element जिसको हम मिक्स करेंगे प्राइमरी में उसको कहेंगे solute. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. और a homogeneous binary alloy can be classified as either substitutional और interstitial. दो टाइप में हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ बाइनरी एलॉयज एंड सॉलिड सॉल्यूशन. तो कौन से इसके टाइप्स हैं आगे. बाइनरी एलॉय कैन हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप क्या है, ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल फेसेस. फॉर्चुनेटली दिस इज अ रेयर. ये आपको बहुत ही कम दिखाई देता है जब आपके दोनों इमिसिबल फेज होते हैं. सेकंड क्या है, ए सिंगल फेस इन विच एटम्स ऑफ बोथ सॉर्ट्स ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑन द सेम लैटिस. A single phase in which atoms of both sorts occupy position on the same lattice is known as a solid solution. Third type है आपका a phase with structure different from that of either of the constituents, an intermetallic compound. ये आपका तीसरा टाइप है. और चौथा टाइप आपका है an intimate mixture of two phases. An intimate mixture of two phases क्या कहलाता है, a two phase alloy. हम सॉलिड सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं. सॉलिड सॉल्यूशन होता है इट इज अ व्हेन टू मेटल्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन ईच अदर इन बोथ द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन. व्हेन वी व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप ए सॉलिड सॉल्यूशन अपीयर्स लाइक ए प्योर मेटल. ये हमने माइक्रो स्ट्रक्चर के इसके आपको डायग्राम भी लगाए हुए हैं, ये आपने देखने हैं ध्यान से.
एक आयन कार्बन है और दूसरा 100% लेड का स्ट्रक्चर है आपका सॉलिड सोल्यूशन का। नेक्स्ट अब कूलिंग कर्व फॉर बाइनरी अलॉय फॉर्मिंग सॉलिड सोल्यूशन। कूलिंग कर्व फॉर बाइनरी अलॉय के लिए कैसा कर्व बनेगा, ये आपका सिमिलर टू जैसे हमने पहले कूलिंग कर्व मेटल के लिए है वैसे ही कुछ बनेगा, बस इसमें जो फेज चेंज है वो इंपॉर्टेंट है। फेज चेंज का हमें ध्यान रखना है। फेज चेंज स्टार्ट टेम्परेचर और फेज चेंज फिनिश टेम्परेचर। यहाँ से हमारा लिक्विड से सॉलिड में स्टार्ट होता है और यहाँ से सॉलिड पूरा होना स्टार्ट होता है, आपका कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स इट इन द टुडेज लेक्चर। इनफ, थैंक यू।